ओके क्लास, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब जरा हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है क्या। सपोज करो कि हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रख दिया है Q। अब ये जो Q चार्ज है, दैट इज मीन ये जो Q चार्ज है किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हम इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करें। बहुत आसान है और इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट O था जिस पर मैंने एक Q चार्ज रखा है। ये जो Q चार्ज है इसका नेचर हो गया पॉजिटिव और ये पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हम लोगों को सबसे आसान मिलेगा जब हम कभी भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट के पास कोई टेस्टिंग चार्ज को लेकर आए। अब मान लो मैंने इस पॉइंट P पर एक टेस्टिंग चार्ज Q नॉट लाया। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, Q नॉट टेस्टिंग चार्ज का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर Q और Q नॉट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर ये फोर्स है। तो सबसे पहले हम Q और Q नॉट के बीच का फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज मीन फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर। आप कहेंगे ये तो कूलम्ब्स लॉ है। यस, डेफिनेटली ये कूलम्ब्स लॉ है। अब जरा हम इसमें वेक्टर साइन लगाते हैं। वेक्टर साइन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर साइन लगा देंगे फोर्स पे। अब इसमें से वेक्टर साइन बनाने के लिए हमको क्या लगाना होगा, यहाँ पर रेडियल वेक्टर। तो ये हो जाएगा आर कैप। आर कैप ये हो गया। अब इस आर कैप के अंडर में इन दोनों के बीच में जो फोर्स जनरेट हुआ था वो तो हमने निकाल दिया। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज अकॉर्डिंग टू definition of electric field intensity, that is E is equal to F by Q नॉट। शायद यहाँ पे कुछ साइनिंग हो रही है, मैं थोड़ा सा इस चीज को यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लिखा क्या था, E is equal to F by Q नॉट। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को, ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट वेक्टर E is equal to, अच्छा अगर हम इस फॉर्मूले में Q नॉट से डिवाइड कर दे तो यही फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो इस हिसाब से Q नॉट कैंसिल हुआ, मिला आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर और इसका हो गया R कैप। यानी इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें इस और इस फॉर्मूले में सिर्फ डिफरेंस है Q नॉट का। उस वाले में हमारे पास दो चार्ज चाहिए, इसमें सिंगल चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ओके क्लास, अब जरा हम इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। हम लोग यहाँ पर डाटा को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं इसका फॉर्मूला बेस्ड आपका डेरिवेशन बता रहा हूँ। याद रखना, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल ही आए, हो सकता है फॉर्मूला बनाने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ये एक
इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इसमें हमने एक चार्ज लिया, ये क्यू चार्ज, इसका नेचर है पॉजिटिव, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसका ऊपर से नीचे तक गिरने में कितना टाइम लगा ये हमको कैलकुलेट करना है। ओके क्लास, लेकिन एक चीज यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रेविटी का हम कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे। आप कहेंगे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इफ अ चार्ज फॉलिंग बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉल। यहाँ पर ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक ऐसा फॉर्मूला निकाल रहे हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जब भी हम चार्ज को नीचे गिराएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू क्यू ई। आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया F इज इक्वल टू क्यू ई? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने E इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था F अपॉन क्यू। यहाँ पर चार्ज का नेचर क्यू था, तो यहाँ पर हमने इसमें क्यू दे दिया। दूसरा, क्योंकि ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा, बहुत तेजी से नीचे गिरने का मतलब क्या हुआ कि ये एसेलरेटेड होगा। जब एसेलरेटेड होगा तो इस समय इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा जिसका नाम है F इज इक्वल टू ma। ओके, न्यूटन का सेकंड लॉ। अब हम इन दोनों को देखें, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम चार्ज पे लग रहे हैं, दैट इज मीन एट इक्विलिब्रियम बोथ फोर्सेस आर इक्वल, दैट इज Ma is equal to QE और वेक्टर A is equal to QE by M। हम लोगों को ये मिल गया है एसेलरेशन, किस एसेलरेशन से चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो कि इन दोनों के बीच में जो भी प्लेट का सेपरेशन है वो कितना है? D सेपरेशन कितना है? D। तो यहां से यहां तक जाने में चार्ज को कितना टाइम लगा, अब उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म से हटाकर मैग्नीट्यूड में रखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? QE by M, इट इज द एक्सेलरेशन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेते हैं काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर S की वैल्यू है D, कितनी है? D। U की वैल्यू क्या है? चार्ज को हमने रेस्ट से थ्रो किया है, हो गया 0। और एंड A की वैल्यू अभी हमें निकाला है QE by N, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट। सो वैल्यू रखते हैं D0 प्लस हाफ QE by M t स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, T इज इक्वल टू क्या मिला? 2dm by QE अंडर रूट साइन। अब अगर हम यहाँ पर देखें सिंपल सा, जो T है वो D पे भी डिपेंड कर सकता है, M पे भी डिपेंड कर सकता है, Q पे भी डिपेंड कर सकता है, E पे भी कर सकता है। अगर यही सेम कंडीशन के लिए दो चार्ज के लिए दे तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके मास और Q पे डिपेंड करता है। अब जरा हम इसी को थोड़ा सा कंडीशनल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं सॉल्व किया अभी तक, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पर चार्ज प्रोटॉन भी ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मास के हिसाब से ये वेरी करेगा। कितना करेगा? ये डिपेंड करेगा, जिसका मास ज़्यादा उस हिसाब से उसको टाइम ऑफ फॉल करने में ज़्यादा समय लगेगा।
ओके क्लास, आई थिंक आप सभी लोगों को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन पता होगा। तो आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन रख के डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना। मैं जरा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूँ। अगर डी की वैल्यू हो गई 1 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है 10⁷ न्यूटन पर कूलम का, तो टाइम ऑफ फॉल निकालिए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का। तो आज इतना ही हम डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।